साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट 9 को हल करने जा रहे हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी हैं। ठीक है, देखिए व्हेल, डॉल्फिन, हाथी या कंगारू। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर अगर हम पूरी पृथ्वी पर स्तनधारियों की बात करें तो जो डॉल्फिन्स होते हैं वे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डॉल्फिन्स। ठीक है, डॉल्फिन्स जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन द अर्थ। ठीक, डॉल्फिन्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पादप विकास। ठीक है, प्लांट डेवलपमेंट है ना, इनमें से किससे प्रभावित होता है? तो देखिए प्रकाश की गुणवत्ता से प्रभावित होता है ना। पादप विकास गुणवत्ता और प्रकाश की मात्रा से, गुणवत्ता और प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की अवधि। तो पौधे का विकास अगर हम देखें तो वो कैसे प्रभावित होता है? देखिए दोस्तों, पौधे का विकास जो है वो गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की है ना अवधि से प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की अवधि, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि पौधों को जो है, पौधे जो है ज़्यादा मात्रा में प्रकाश या फिर ज़्यादा मात्रा में मतलब कोई भी चीज़ है, अब वो हीट एनर्जी है जैसे, है ना, तो उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो सब कुछ संतुलन में रहेगा तो पौधे का विकास जो है कैसा रहेगा? अच्छी तरह से होता रहेगा। ठीक है, ये एक मामला है और ये प्रकृति का नियम भी है कि सब कुछ संतुलन में रहेगा तो चीज़ें अपने आप अच्छी तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से किसकी कमी होती है? ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संक्षेप में कि कोशिकाएं क्या होती हैं, यानी सेल। ठीक है, सेल्स। देखिए दोस्तों, सेल्स जो होती हैं वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मतलब ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, बेसिक यूनिट है बॉडी के लिए। ठीक है, ठीक, ये सजीवों के शरीर के लिए रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें। देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स, देखिए दोस्तों दो प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, देखिए साथियों, टाइप्स ऑफ सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? देखिए ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक। अब अगर केंद्रक नहीं होगा तो उसके अंदर, केंद्रक के अंदर जो चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे नाभिक है, परमाणु झिल्ली, झिल्ली ऑर्गेनेल द्वारा बंधी हुई, ये सभी चीज़ें यहाँ उपस्थित नहीं होती हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा इन सभी। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो है एक केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। ठीक है,
तो अगर हम फिलहाल ये देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में परमाणु, झिल्ली, नाभिक और ये, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु और किसमें, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, देखिए दोस्तों कि सेल्स की खोज किसने की, ठीक है, सेल्स की खोज, देखिए दोस्तों सेल्स की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक। कब की थी, देखिए 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने खोज कोशिका की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए 1839 में, ठीक है, एक स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये इनमें से किस प्रकार के रंग में सबसे तेज होती है, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए तो येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट या फिर डार्कनेस, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या है कि जो ये फोटोसिंथेसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। अब देखिए ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है ये पौधों में जो है वो किसमें, सफ़ेद रंग में, ठीक है, सफ़ेद रंग की उपस्थिति में ये सबसे तेज होती है। क्यों, क्या होता है, सफ़ेद रंग की जो अगर हम बात करें, देखिए सफ़ेद रंग का स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर सभी प्रकार के रंगों की एनर्जी समाहित होती है, ठीक है। इसलिए सफ़ेद रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखिए न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग राउंडेड बॉडी इन ईच सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1831 बाई। देखिए दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था इसको। देखिए कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी बात कर रहे हैं ना, केंद्रक, जो कि हर एक सेल यानी कि जो कोशिका होती है उसमें सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, और है ना, इसके लिए जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो है हर एक सेल में पाया जाता है, ठीक, जो राउंडेड बॉडीज हैं उनमें। तो अब वो कह रहे हैं कि वो 1831 में पहली बार किसने खोजा। देख दोस्तों 1831 में ये सिद्धांत थियोडोर स्वान ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने एक्चुअली ये दिया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। देखिए 1831 में ये सिद्धांत रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, लेकिन 1839 में, अभी अभी हमने इसको पढ़ा था, 1839 में थियोडोर स्वान ने और स्लाइडेन ने इसके संबंध में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं है, मतलब ये 1831 में पहली बार किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सामान्य लवण यानी कि जो नमक होता है, इरेबल साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, को आयोडित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो सामान्य लवण है इसको हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है, नमक। तो नमक को आयोडाइज्ड करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों नमक को आयोडाइज्ड करने के लिए हम इसके ऊपर पोटेशियम आयोडेट का स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जो सामान्य नमक होता है हमारा वो आयोडित हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें
जिसमें क्या होता है, देखिए पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, या फिर वसा घुल जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि जो दूध है ना, मिल्क, देखिए मिल्क क्या है, मिल्क एक कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोलाइडी सॉल्यूशन एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा फैट होता है वो पानी में परिक्षेपित हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है। जो फैट है, जो फैट यानी वसा, ठीक है, वो किस में डिस्पर्स हो जाता है, पानी में, ठीक है, वाटर में। देखिए दोस्तों आगे अगर हम देखें तो देखिए इसके दूध के प्रकार, जैसे दूध है ना, दूध क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है, तो दूध की तरह से जो हमारे अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए दूध की तरह एग्जाम्पल हो सकते हैं शेविंग क्रीम, ठीक है, शेविंग क्रीम है ना, जेल है, ये सभी कैसे उदाहरण है, कोलाइडी सॉल्यूशन के उदाहरण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, जेल और शेविंग क्रीम ये कोलाइडी सॉल्यूशन के उदाहरण होते हैं दूध के अतिरिक्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। देखिए तो जाइमेज जो है ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, जाइमेज एक ऐसा एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स है ना, जनरली फॉर्म्ड इन ईस्ट। ये कहाँ पर बनता है, ईस्ट में बनता है, ईस्ट खमीर जो होता है इसमें बनता है, ठीक है, ईस्ट में। तो ये है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ठीक है, ठीक है। उसके इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जाइमेज ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि कहाँ बनता है, ईस्ट में, ठीक है। चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न है, सिल्क फाइबर है ना, सिल्क फाइबर केमिकली इज, यानी कि रासायनिक रूप से जो सिल्क फाइबर होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों सिल्क फाइबर रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, या फिर सेलुलोज होता है। तो देखिए सिल्क फाइबर जो है वो रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, नेचुरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जो कि एक्चुअली क्या है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है ना, जो कहाँ से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम कीट, यहाँ से प्राप्त होता है ये प्रोटीन, ठीक है, सिल्क फाइबर। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव, 2 इलेक्ट्रॉन जब एक ही मतलब सेम ऑर्बिटल में होते हैं तो क्या होगा। देखिए क्या उनका सेम स्पिन सेम होगा, चक्रण जिसको कहते हैं वो सेम होगा, अपोजिट स्पिन एक दूसरे के विपरीत होगा, या सेम और अपोजिट स्पिन, या फिर नो स्पिन। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होते हैं है ना, सेम ऑर्बिट में, तो उनके है ना, हमने पढ़ा था, देखिए हम जानते हैं, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो ये चीज़ होती थी कि एक ऑर्बिट मतलब अगर एक ही 2 इलेक्ट्रॉन एक ही इसमें होते हैं तो इस तरह से अपोजिट स्पिन करते हैं, ठीक है, ठीक है, अपोजिट स्पिन है ना, एक दूसरे के विपरीत स्पिन या विपरीत चक्रण करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होगा। देखिए तो सूर्य ग्रहण यानी कि हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स, ठीक है, कहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच है, या फिर सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर चंद्रमा नहीं पड़ता है,
देखिए साथियों, यहाँ क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सूर्य से जो ऊर्जा यानी कि जो है ना प्रकाश या जो रोशनी या जो ऊर्जा आती है वो इस तरह से चंद्रमा को पूरी तरह से, चंद्रमा इस तरह से कवर कर लेता है और तब जाकर के अर्थ पर आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। यानी कि सूर्य ग्रहण तब पड़ता है जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, अच्छा, इस प्रक्रिया को पूर्ण ग्रहण है ना, पूर्ण ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, सोलर इक्लिप्स। तो यहां पर क्या होता है, EMS बोल सकते हो आप, EMS। ठीक है, EMS, इसको आप सोलर यानी कि सूर्य ग्रहण EMS करके आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहां पर अब आगे चंद्र ग्रहण की, लूनर इक्लिप्स की, तो देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स, इसकी बात कर अगर हम करते हैं तो देखिए, सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो प्रकाश आता है वो पूरी तरह से पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी बीच में आ जाती है और उसके बाद चंद्रमा पर जाता है। मतलब जा ही नहीं पाता एक तरीके से, पृथ्वी जो है वो सन को यानी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है, तो चंद्रमा पर अंधेरा ही अंधेरा सा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, कुल मिला के चंद्र ग्रहण के केस में क्या होगा कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको हम कहते हैं MES। ठीक है, MES, और उसे हम कहते थे EMS। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, देखिए, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स। ठीक, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स देखिए, है ना, ऐसे मेंबर्स होते हैं, आइसोटोप्स आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ एन एलिमेंट, है ना, दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कहने का मतलब ये हो गया, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट के मेंबर्स मतलब होते हैं ये, जिसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन की संख्या तो सेम होती है, लेकिन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें। ठीक है, देखिए 1H1 आपने पढ़ा होगा, है ना, 1H1। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक, एक होता है 1H2। ठीक है, ये 1H2 आपने पढ़ा होगा, इसको आप ड्यूटीरियम कहते हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा 1H3। ठीक है, ये क्या है, ट्राइटियम। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, आइसोटोप्स। यहाँ क्या है, देखिए ये वन, जो वन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वन जो है क्या है, प्रोटॉन्स हैं, है ना, और लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि देखिए ये ऊपर वाला, इसको आप न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक, तो ये हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, यानी 1 वाट घंटा किसके बराबर है। अब देखिए दोस्तों, 1 वाट घंटा जो है वो किसके बराबर है, देखिए 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के बराबर। ठीक है, 3600 जूल के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, 3.6, यानी कि आंसर हो जाएगा ये।
ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻3। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomena of radiation। तो उन्होंने रेडिएशन का कौन सा फिनोमिना दिया था जिसकी वजह से उन्हें यानी कि सीवी रमन साहब को अवार्ड के रूप में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो देखिए उन्होंने प्रकाश के यानी कि लाइट के स्कैटरिंग के लिए कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। ठीक है, 1930 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो किस लिए दिया गया था, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब ये उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया था और उसकी वजह से उस सिद्धांत को रमन प्रभाव के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में माइका को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विच सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजेंस इन मैन। ठीक है, देखिए ये पूछ रहे हैं, तो लेडिग सेल्स होते हैं। ठीक है, लेडिग सेल्स आर द टेस्टिकुलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस विच आर क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन द मेल। ठीक है, पुरुषों में एंड्रोजेंस को पैदा करने के लिए ये सेल्स, लेडिग सेल्स जो है उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के, है ना, अंदर स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग तापमान कितना होता है। देखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, देखिए ये अब 1 न्यूटन में डाइन होते हैं 10⁵ ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए ये बल का मात्रक है। ठीक है, बल का मात्रक, बल यानी फोर्स। देखिए जो ये न्यूटन है वो एसआई यूनिट में मात्रक होता है और ये डाइन जो है वो एसआई यूनिट में ही मात्रक है। ठीक है, ये भी बल का। अब मात्रकों के जो प्रकार हैं उसमें देखिए एक तो होता है एमकेएस यूनिट। ठीक है, एमकेएस, एक सीजीएस होता है ना, एक एफपीएस होता है। तो ये देखिए ये मीटर किलोग्राम सेकंड हो गया है ना, ये सेंटी और ये ग्राम्स और ये सेकंड है ना, ये फुट पाउंड सेकंड होता है। तो ये चीज़ है, तो इन मात्रकों की पद्धतियों में ये मात्रकों के अपने अपने प्रकार हैं। ठीक, तो कुल मिला के 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो गया। ठीक है, चलिए विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, है ना, तो हीट यानी कि ऊष्मा, ऊष्मा का स्थानांतरण, है ना, का तरीका, मोड, इज इसेंशियली नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम, यानी किस ऊष्मा के स्थानांतरण के किस तरीके में मीडियम की जरूरत नहीं है, ये है मतलब। ठीक है, देखिए साथियों, हीट यानी कि ऊष्मा, ठीक है, हीट, इसके ट्रांसपोर्टेशन की हीट ट्रांसफर कह लीजिए, हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। देखिए एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन।
ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि इन तीनों में से किस एक में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत रेडिएशन में नहीं पड़ती है। ठीक है, रेडिएशन, ठीक। एक चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण वाले में यानी कि रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये वैक्यूम के थ्रू ही ये देखिए वैक्यूम ये क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र कर देता है, हो जाता है। ठीक है, डज नॉट नीड ए फिजिकल मीडियम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि जो दाब है ना, दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है, दाब का किस पर, देखिए दाब का वायु में वेग है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हैज़ नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट। तो जितनी वेलोसिटी है उतनी ही बनी रहेगी। तो कितनी बनी रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड, ये याद रखना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये प्रश्न है एड्स इज ट्रांसमिटेड। देखिए दोस्तों एड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एड्स की बीमारी किस तरह से ट्रांसमिट होती है, यानी कि संचरण एड्स का, यानी कि एड्स का संचरण कैसे होता है। देखिए जॉइनिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर बोथ बी एंड सी। देखिए हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, उठने बैठने से, गले मिलने से, इस तरह से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन तरीकों से एड्स ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आंसर यहाँ हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है, ये है एक्चुअली एड्स का विषाणु क्या था, HIV कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, यानी कि वायु के द्वारा जो पॉलिनेशन यानी परागण होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है। देखिए साथियों, पॉलिनेशन बाय विंड यानी कि वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं एनामोफिली। ठीक है, एनामोफिली। इसमें क्या होता है कि जो मतलब पॉलन होते हैं, ठीक है, पॉलन, जो पॉलन है वो हवा के द्वारा यानी वायु के द्वारा क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट पर से जो है दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनमें परागण संभव हो पाता है। ठीक है, तो एनामोफिली एक तरीका है। ठीक है, लगभग 12% इस तरह के पौधे जो हैं लगभग 12% हैं जो कि इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल, वायु या इस्पात। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ देखिए इस्पात यानी कि स्टील है ना, ये भी मिश्रित पदार्थों से मतलब दो पदार्थों से मिलकर बनाते हैं। वायु अपने आप में मिश्रित पदार्थ, मिश्रित है मतलब है ना, मिश्रित रिजल्ट है। वायु में बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे मिश्रण हो, एयर वगैरह है ना, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। पीतल भी, ब्रास, इसको भी मिलाकर बनाया जाता है दो पदार्थों से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी और नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन, CO2 इतना ही होता है। ठीक है, यही होता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से अदिश राशि छांटिए। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी पूछ रहा है। स्केलर क्वांटिटी है ना, वे राशियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है ना, परिमाण होता है केवल,
और क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी राशि कौन सी है इसमें? देखिए एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये कैसी हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक है, और फोर्स यानी बल, यह बल भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आंसर क्या होगा? यहां पर दाब आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए साउंड वेव्स इन एयर आर, यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं, है ना, वो हवा में, वायु में किस तरह की होती हैं? ट्रांसवर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, या फिर पोलराइज्ड? देखिए जो साउंड वेव्स हैं वो एयर में किस तरह की होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती हैं? जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल तरंगें या वेव्स कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने अभी सामान्य विज्ञान से संबंधित 9वां प्रैक्टिस सेट हल किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।